जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज के अपने लेक्चर की शुरुआत करूँगा, जो कि अपना एनसीईआरटी के अभ्यास क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है कक्षा 12th हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। स्पेशली हम लोग एक जो सीरीज लेके आ रहे हैं कि सभी बच्चों के जो अभ्यास क्वेश्चन होते हैं उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे, और उसी के क्रम में अपन आज अध्याय 12, जो कि आपका परमाणु करके एक चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, अपन उनको पढ़ेंगे। तो उसी के बिहाफ पे बच्चों, इसमें अगर अपन मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो इसमें अपने पास में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन है कि प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो बच्चे जनरली मैं इस क्वेश्चन को अभी मैं डील नहीं करने वाला, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप नोट्स में से पढ़ो, है ना, और जनरल आपसे कंपेयर करवा रहा है तो वह आप इजीली कर सकते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड से इसके 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को देखेंगे और इजीली इनको डील करेंगे, कैसे किस तरीके से अपन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, इस ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मान लीजिए कि स्वर्ण पन्ने के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दोहराने का अवसर अगर मिले तो आप किस प्रकार का परिमाण देखेंगे। तो जनरली मुझे आप एक बात बताओ, अल्फा कण का साइज और हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन है उसका साइज लगभग लगभग समान है। ओके, और यहाँ पे अगर सोने की बात करें, सोने की पन्नी की बात करें, तो सोने का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 79। तो उसमें 79 परमाणु हो गए, जो कि उन काफ़ी धनावेश वहाँ पे क्षेत्र बन रहा है, और वो इजीली अल्फा कणों को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। वहीं अगर अपन हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु में तो एक ही अल्फा कण है बेटा, तो उसका धनावेश तो इतना है ही नहीं कि वो प्रतिकर्षित करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश अल्फा कण तो सीधे की सीधे निकल जाएंगे बिना प्रकीर्णित हुए ही। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो इस चीज़ को अपन ये देखेंगे कि, और इससे अपन को जो रिजल्ट मिलेंगे ना, वो अपन को क्या देखने को मिलेंगे, लाइक यहाँ आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन राइट डाउन कर दीजिए, ये आपके पास में एक सेकेंड, अब ठीक है, गुड। ये आपके पास में इसका आंसर क्या होगा, इसको आप इजीली कैसे डील कर पाओगे। हाइड्रोजन परमाणु का आकार तुलना में छोटा होता है। क्लियर। हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, जबकि एयू या सोने में 79 होते हैं, जिनका धनावेश हाइड्रोजन तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। अल्फा कणों हाइड्रोजन के लगभग
होता है। कौन है? बिना विचलित हुए निकल जाएंगे तथा क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होगी हाइड्रोजन की अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करने की। अब मुझे बताओ ना, एक अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक होता है, यहाँ तो खुद अल्फा कण का धनावेश ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन अल्फा कणों को कैसे प्रतिकर्षित कर देगा? तो इजीली वहाँ पे क्या होगा, वो उसको क्या नहीं कर पाएंगे, प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो अधिकांश अल्फा कण तो क्या हो जाएंगे, अपने मार्ग पे सीधे निकल जाएंगे तथा विक्षेपण प्राप्त नहीं होगा या विचलन प्राप्त। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का आकार सोने की तुलना में बहुत छोटा होता है। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, जबकि सोने में 79 प्रोटॉन होते हैं, जिनका धनावेश हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अल्फा कणों का धनावेश हाइड्रोजन के लगभग समान ही होता है। अतः अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी क्षमता ही नहीं होगी कि वह अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर सके तथा विक्षेपण या विचलन प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अरे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, ये बोला टॉमसन मॉडल में परमाणु साइज और रदरफोर्ड मॉडल में, ये तो लगभग समान ही था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर मैं अलग अलग क्वेश्चनों की बात करूँ तो इसमें दे रखा है कि आपको एक स्पेस दे रखा और बोल रहा है कि निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं, जबकि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जबकि जिसमें इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल का अनुभव करते हैं। तो ये वही चीज़ है कि टॉमसन मॉडल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य अवस्था में होते हैं, जबकि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल का अनुभव करते हैं। ये चीज़ थर्ड है इस पे कि किस पर आधारित क्लासिकल परमाणु नष्ट होना निश्चित होता है। तो रदरफोर्ड मॉडल पर आधारित जो उनका नष्ट होना निश्चित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इसी फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, किसी परमाणु के द्रव्यमान का फिर स्पेस दे के पूछ रहा है कि लगभग सतत वितरण होता है, लेकिन फिर एक स्पेस दे के बोल रहा है कि अंततः असमान वितरण होता है। तो इसमें जो टॉमसन मॉडल होता है उसमें तो परमाणु में उसने बोल रखा था कि धनावेश और इलेक्ट्रॉन सतत रूप से इसमें क्या होते हैं, वितरित होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा था आपके पास, रदरफोर्ड मॉडल में बोल रहा था कि अत्यंत असमान द्रव्यमान का वितरण होता है। फिर अपन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में परमाणु धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, तो दोनों ही मॉडलों में परमाणु के धनावेशित भागों का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। इस बात का क्लियर मेंशन किया हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला होता है और उसका जो भी द्रव्यमान होगा ना बच्चों, वो सारा का सारा नाभिक के अंदर ही संकेंद्रित होगा और उसका धनावेश भी वहीं पे ही होगा। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर, मतलब दो ऊर्जा स्तरों का अंतर है, E2 माइनस E1 अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर दे। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है? देख लो भैया, अपन को दिया, इसको यहाँ से रेड ऑन करता दिया, डेल्टा ई दे रखा है जिसको आप E2 माइनस E1 राइट डाउन कर सकते हैं। तो आपको दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो। 2.3 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस के 19 जूल, इसको मल्टीप्लाई कर लो भैया, इसको ये आएगा आपके पास में 16 3 जा 48, फिर ये आपका हो गया 4 16 2 जा 32 32 4 6 36 2.3 10 रेज़ टू पावर माइनस का 19 जूल। ये आपके पास में आ गया डेल्टा E2 माइनस E1। ये आपको क्लियर दे दिया। अब आप जानते हो कि यहाँ से तो ऊर्जा अंतर, ये बात मैंने क्लियर बोला है, अगर उत्तेजित अवस्था में जाएगा, अपर स्टेट में जाएगा तो भी hν के बराबर एनर्जी लेगा और नीचे आएगा तो भी सेम एनर्जी का उत्सर्जन करेगा। तो ये हम ये जानते हैं, लिखो
हम जानते हैं कि जो अपने पास डेल्टा ई है उसका मान होता है एच न्यू। डेल्टा ई अपन को गिवन है 3.68 इंटू 10⁻⁻19। एच की वैल्यू 6.623 इंटू 10⁻⁻30 और इंटू में न्यू। आपसे पूछा है बेटा न्यू का मान, तो न्यू का मान आप रख लो, क्या दिक्कत है इसमें। सिक्स एट है नहीं, ठीक है, तो 6.623 इंटू 10। भैया कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना मुझे तो आता नहीं है, तुमने अगर कहीं सीखा है तो तुम लोग करो, मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं कि बस ये हर्ट्ज होगा, ठीक है। 3 ये आपका फिर बता रहा हूँ ना, ये है आपका 3.68 10⁻⁻19 अपॉन 6.623 इंटू 10⁻⁻34। इनको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आता है आपका, देखो ऐसे लगा लो, ये जाएगा 30 के आसपास, तो 6 5 जा 30, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इसको डील कर लेंगे और अपने पास ये हर्ट्ज का मान है। क्लियर? किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बात कर सकते हो, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। पढ़ो पहले इसको क्या दे रखा है, अच्छे से शांति से अपने चीज़ों का एनालिसिस करो। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा आपको दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज और स्थितिज ऊर्जा, सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच में और कुल ऊर्जा के बीच में जो संबंध है ना, अगर वो जिस बच्चे को आता है तो वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो सबसे पहले मेरे साथ में आप बच्चे यहाँ पे राइट डाउन करो, पहले क्वेश्चन को समझना, फिर बोल रहा हूँ। ये जो बच्चे पीछे क्लास में पीछे बैठे रहते हैं, इन बच्चों को है ना ढंग से ये चीज़ें नोट तो करते नहीं है। पहले इनको 1000 दफ़ा एक चीज़ समझा रखी है कि पहले क्वेश्चनों को तुम बच्चे उन क्वेश्चनों को इजीली पहले समझो कि टीचर ने कंसेप्ट क्या दिया है, फिर उस हर एक की पॉइंट को ध्यान में रख के फिर क्वेश्चन को डील किया करो। यही बातें तुम्हें बताई गई है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो आपको एनर्जी दे रखी है वो, और काइनेटिक एनर्जी और इन सब का आपस में क्या संबंध होता है, अगर ये आपको पता है तो आप इजीली डील कर जाओगे, ठीक है बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी और इसमें क्या संबंध होता है अगर वो भी आपको आता है तो। एक बात बताओ, जो कुल ऊर्जा आपके पास में उसमें और इन सब में आपके पास रिलेशन क्या है? सबसे पहले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध क्या है? गतिज ऊर्जा और ऊर्जा में संबंध, अगर क्लास में ढंग से और अच्छे से अगर ध्यान दिया हो ना, तो यहाँ से क्लियर समझ में आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मान नेगेटिव में होता है, हाफ होता है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, यू का। अरे यही होता है क्या? अगर ये बात तुम्हें पता होगी तो पता लग जाएगा। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो भैया कुल ऊर्जा क्या होती है? E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल ऊर्जा तो अपन को दे रखी है, दे रखी है कि नहीं दे रखी? ये आपको दे रखी है 13.6, ओके, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है हाफ यू प्लस में यू, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 13.6, और ये अपने पास नेगेटिव में एनर्जी दे रखी है, नेगेटिव में रख लो। और ये जो आपके पास में जो एनर्जी आने वाली है ये बन जाएगी प्लस का हाफ यू। देख लो ये कंप्लीट यू में से हाफ यू जाएगा, तो अब टू को इधर क्या कर दो तुम, जनरली डिवाइड कर दोगे। डिवाइड कर दोगे तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, और u कितना आ जाएगा आपके पास? नेगेटिव के अंदर ही 6 × 12, और यह आपका जो बनेगा 7 और 2, ये बन जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये पूछ क्या रहा है?
काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और निकाल लो। तो लो भैया काइनेटिक एनर्जी तो इसका माइनस हाफ यू है, तो माइनस इंटू माइनस के 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये वापस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये लो भैया, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो देख लो स्टेप ये की फॉलो करने, इसमें ज़्यादा गाना गाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसमें आपके पास टोटल एनर्जी आपको गिवन थी, ये इस बात का ध्यान रखना, ये आपको गिवन थी माइनस के 13.6, ये दिया हुआ वाला पार्ट है, पता है ना इस बात का। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, ये लो भैया अच्छे से देख सकते हो, आपके प्रॉपर दिया है। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा में संबंध जानते हो, ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा का योग होती है भी जानते हो, दोनों को रखा यू की वैल्यू, और जब यू आ गया तो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन का अवशोषित करता है, निम्नतम ग्राउंड स्टेट में, जो इसे n बराबर 4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। फोटोन की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। लगा लो भैया। तो आपको क्या क्या दे दी, निम्नतम अवस्था भी दे दी, तरंग दैर्घ्यता पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो निम्नतम क्या दे दी आपकी, निम्नतम अवस्था n इक्वल टू 1 एंड उत्तेजित अवस्था n इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है, ठीक। देन आपको क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, ये आपका दिया है वाला फोटो है, ज्ञात करना है फोटोन की तरंग दैर्घ्य, मतलब लैम्डा पूछ रहा है। तो भाई ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते, लैम्डा इक्वल टू तुम्हारे पास है r, और ये आपका हो जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये बात तो जानते होंगे। तो यहाँ पे रख दो r की वैल्यू, n1 की वैल्यू कितनी है भैया 1, तो 1 का स्क्वायर, उत्तेजित अवस्था कौन सी है 4, तो 4 वाला लगा लो, 1 अपॉन लैम्डा। अच्छा आर की वैल्यू क्या है, ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 1.097 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 114, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 1097 इंटू 10⁻⁷, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, तो आ गया इसका एलसीएम, और 4 माइनस ये बन गया आपका 3। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है ना, गुड। तो इधर से 1 अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो निकाल लो। ये आपके पास में अगर लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा सारी चीज़ें, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास जाएगा 1 दशमलव, ये सारी चीज़ें जाएंगी बटे में 1.097 इंटू 10⁻⁷, ये तो देखो गया माइनस में, 4 गया ऊपर और 3 आ गया नीचे। इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लो। ये क्लियर हुआ, सबसे पहले देखो ये क्लियर हुआ, गुड। इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ये अगर अपन इसको सोल्व करके लाते हैं तो अपने पास में आ रही है बच्चे 0.9724 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। और अगर इसको मैं राइट डाउन करना चाहूँ तो ये नैनो में चली जाएगी, 97 नैनोमीटर। कैसे गई भाई, इसको ये अपन ने लिख लिया है यहाँ पे 97
10⁻⁻⁹ मीटर हो जाएंगे, जिसको अपन ने नैनो बोल दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो। ये तो आ गई इसकी तरंग दैर्घ्य। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये इसकी क्या आ गई? तरंग दैर्घ्य। अब तुम जानते हो लैम्डा इक्वल टू होता है सी न्यू, देन न्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन सी है। एक सेकेंड, तरंग दैर्घ्यता क्या होती है? सी बराबर होता है आपका लैम्डा न्यू, क्योंकि सी बराबर क्या होता है? लैम्डा अपॉन टी होता है, टी का ऊपर जाएगा तो न्यू बन जाएगा ये। और अपन को यहाँ से चाहिए न्यू, तो सी अपॉन हो गया लैम्डा, सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू हो गई 97.24 इंटू नैनो है तो वापस ले आओ अपना। क्लियर? यहाँ से न्यू की वैल्यू मिल जाएगी और जो आपके पास आएगी 3.1 इंटू 10⁻15। अच्छा, क्लियर? देखो वापस दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन था, निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन का अवशोषित करता है जो इसे n = 4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है, तो फोटोन की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका मतलब निम्नतम अवस्था है, ग्राउंड अवस्था कौन सी थी? मूल अवस्था जिसे बोलते हैं 1। उत्तेजित अवस्था में गया n = 4, तो ज्ञात करना है फोटोन की तरंग दैर्घ्यता। फोटोन की अगर डिफरेंट एनर्जी लेवल में जाता है तो अपन को लैम्डा की वैल्यू पता है, वो होती है 1/λ इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट r, फिर ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2 का स्क्वायर। तो n1 कौन सी कंडीशन होगी आपके पास? 1 वाली, और n2 कौन सी होगी? 4 वाली। इसको मैं राइट डाउन भी कर देता हूँ। ये आपके पास n1 है, n2। क्लियर ना? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 और 1 का स्क्वायर जैसे आप इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसको लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो ये सब तो आ गए नीचे और ये 4 गया ऊपर। फिर जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास में, और ये सारे काम रफ में करना जो भी सोल्व करने के काम है, ये स्टेप के बीच में नहीं लड़ना, ठीक है? ये वैल्यू जो अपने पास में आएगी लैम्डा इक्वल 0.9724 × 10⁻⁻⁷। अब इसको अगर अपन नैनो में चेंज करना चाहें तो डेसिमल -9 ले लो, और ये इधर के 197.24 नैनोमीटर हो जाएगी। अब आवर्ती और तरंग दैर्घ्य के बीच में रिलेशन है C = लैम्डा न्यू, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू चली जाएगी तो C अपॉन लैम्डा हो जाएगा। C क्या है? प्रकाश का वेग निर्वात के अंदर 3 × 10⁸। इसको अपन डिवाइड कर देंगे 97.24 × 10⁻⁻⁹ जैसे न्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.1 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो। चले? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो इसको भी। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल सी बातें हैं। देखो, बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n = 2 तथा 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल परिकल्पना करनी है। परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। इनमें से प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि भी, मतलब टाइम पीरियड भी निकालो। तो सबसे पहले तो चाल ज्ञात कर लो। चाल बोल रहा है मतलब आपका क्या ज्ञात कर लो? v, और v दोनों स्तरों के लिए ज्ञात कर लो। तो वेग का सूत्र अपन को पता है, कर लेते हैं, दिक्कत क्या है? लो भैया, अरे एक बात बताओ, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग किसमें? बोर मॉडल में क्या दिखा रखा है भाई? Vn = कितना होता है आपके पास? 1, वैसे तो होता है ये Z/n इंटू 2.18 × 10⁻⁶ मीटर/सेकंड। ये बात अपन जानते हैं कि नहीं जानते? अरे हाँ कि ना? बस तभी पूछ रहा है n = 2 के लिए, तो 3 के लिए, और बात ये यहाँ पे
परमाणु के लिए। तो ये तो किसके लिए लागू होता है, आपको सबको पता है कि ये हाइड्रोजन की बातें कर रहे हैं अपन। यहाँ पे राइट डाउन कर दो हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो रख दो भैया V2 की कंडीशन के लिए, तो 1/2 इंटू 2 8 6 हो जाएगा। तो ये V2 वाले केस में हो जाएगा। V1 के लिए तो सबको पता है यही आ जाएगा। V2 की कंडीशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.108 है, तो ये किस में चला जाएगा आपका, लगभग ही आ जाएगा 109 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। था V3 की केस में 1/3 इंटू 2 6, तो ये जाएगा लगभग 0.7। ये हो गए भैया आपके, सीधी सी बात है। वेग आ गया सेकंड। और उस दिन जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, तभी मैंने बच्चों से डिस्कस किया था कि बच्चे अपन को बाकी जो बेसिक वैल्यू है ना, जो कॉन्स्टेंट है, उन सबको जब अपन सोल्व कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट हो, एच हो, प्लैंक नियतांक विद्युत, इन सबको जब जैसे पुट करते हो तो अपने पास वैल्यू लगभग ये प्राप्त होती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तब इसमें एन का मान चेंज करते जाओ, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती जाएगी। तो ऐसे करके अपने पास बी पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करेंगे अपन, ए पॉइंट तो क्लियर हो गया, बात करेंगे बी पॉइंट के लिए। आ जाओ भाई, बी पॉइंट। इनमें से प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि याद करो। कक्षीय अवधि मतलब सबसे पहले तो आपको इनकी परिधि पता होना चाहिए। परिधि कब प्राप्त होगी, यह है वर्ताकार कक्ष, तो वर्ताकार कक्ष के लिए परिधि होती है 2πr। तो सबसे पहले तो इनकी आर भी तो पता होनी चाहिए ना, इन कक्षाओं के लिए इनकी आर भी तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आर कक्षीय त्रिज्या परमाणु की कक्षीय त्रिज्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर बराबर जनरली जो आपको प्राप्त होता है ये होता है n² इंटू 0.529, ये प्राप्त होता है आपके पास मीटर में। ये किस में मिलेगा अपन को, मीटर में। और वही बात हो रही है हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे जनरली जिस परमाणु की बात हो रही है उसे हाइड्रोजन कहते हैं, और वो Z=1 है। एंड यहाँ पे जो रैंडम कंडीशन काम में ली जाती है n = वो हो जाएगा n² इंटू 0.53, ये काम आता है मीटर। ठीक है, अब n का मान चेंज करते जाओ और निकालते जाओ पहले। तो R1 एक केस, R1 के लिए 1² इंटू 0.53 दिया जाएगा 0.53 मीटर, एक केस। दूसरा R2 तो 2² इंटू 0.53, इस केस के लिए भी आप देख लो। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 इंटू 0.53 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही R3 की बात कर लो, ये तो मूल ग्राउंड स्टेट की आ गई ना, इसको करोगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू 0.53। अब बात कर रहे हैं कि इनका कक्षीय चाल क्या होगी, T1 T2 और T3, तो निकाल लो। सबसे पहली बात क्या होती है, आवर्तकाल। अपन बात करें कक्षीय चाल की, तो चाल बराबर क्या होती है, v बराबर हो जाएगा 2πrt। और v अपन ने इनकी कैलकुलेट कर ली थी, यहाँ से t इजीली कैलकुलेट हो सकता है 2πr/v। अच्छा, अपन ने ना r भी कैलकुलेट कर रखी है, तो यहाँ से निकाल लो। t1 की वैल्यू 2 इंटू 3.14, r1 की वैल्यू देखेंगे तो 0.53,
अपॉन V1 की वैल्यू देखा, V1 की वैल्यू पहले से तुम लोग जानते हो, ये आती है 2.18 इंटू 10⁻6। यहाँ से इजीली इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके आप अपना रफली इन चीज़ों को सोल्व करो। इन सब चीज़ों को सोल्व करने के लिए ना तो एग्जाम में टाइम मिलने वाला आपको, नहीं बेसिक ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे कोई लिखेगा भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं। ऐसे तो तुम इसकी वर्ड लिमिट को कहीं तक भी ले जाओगे। तो यहाँ पे केवल आप वही करोगे जो आपको, जो बाकी कैलकुलेशन आप रफली सोल्व करो, ठीक है, मैंने भी की है। देन नेक्स्ट T2 के लिए आप यहाँ पे वापस कंडीशन अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा वो 2 इंटू 314 इंटू 2 के लिए कंडीशन हो जाएगी 4 इंटू 053 ये वाला अपॉन, और V2 क्या है, V2 के लिए रख दो 0.9। देखो ये दे रखा अपने पास में V2, ये इसको अपन इसमें रख देंगे। तो ये जो वैल्यू आई अपने पास ये आ जाएगी 12 पावर वो 16 सेकेंड। ऐसे ही आप T3 निकाल लो, 2 इंटू 314 इंटू 9 इंटू 0.53, और ये आपका चला जाएगा 0.729 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पे आपके पास जो T3 आएगा वो आ जाएगा 41.06 इंटू 10⁻16 सेकेंड। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो। सेम कंडीशन अपन ने इसमें रखी है। सबसे पहले परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, जो कि बोर मॉडल के अंदर अपन को पता है Vn इक्वल टू होता है Z इंटू 10 इंटू 2.18 इंटू 10⁻6। अच्छा, रखेंगे भी अपन ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, इस बात को तो ध्यान ही रखें बस। n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के लिए अपन को क्या चाहिए था, इनका वेग चाहिए था, तो ये 2 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया। फिर परमाणु की कक्षीय त्रिज्या आप जानते हो ये होती है, तो अपन ने इनकी क्या निकाल ली, त्रिज्या कैलकुलेट कर ली R1 R2 और R3 के लिए। फिर कक्षीय चाल का फॉर्मूला पता ही अपन को, दूरी बटा समय, दूरी क्या है वर्त की परिधि हो जाएगी, तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 2πr/v। जैसे जैसे r और v की वैल्यू पुट करते जाओ और 10 का मान निकालते जाओ, ये आपके पास तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है, गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में अग्रत इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या आपको दे रखी है, तो कक्षा N2 और N3 की त्रिज्याएं क्या होंगी, कैलकुलेट कर लो। इसमें तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अभी अभी तो अपन रिलेशन निकाला है, देखो ये रहा, इसे मैं वापस पुट कर दो, और हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखो परमाणु की कक्षीय त्रिज्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, Rn इक्वल टू Z इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं अपन इसको, यही होता है। तो हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1, Rn इक्वल टू हो जाएगा n²। अब निकाल लो भाई, किस किस की चाहिए भाई साहब को। n इक्वल टू 2 के लिए एंगस्ट्रॉम तथा 3 के लिए राइट। अपने पास दोनों का आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो दोनों की त्रिज्याओं की गणना करवा रहा है अपन से, तो दोनों की त्रिज्याओं की गणना निकाल लो, क्या दिक्कत है। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ, तो R2 क्या हो जाएगी 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
तो सबसे पहले बात तो 2 की निकाल लो, 12 और 4 पंजे 20 और 21, गुड। एंगस्ट्रॉम एक तो ये आ गई। ऐसे ही R3 निकाल लो, 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है। तो 9, ओहो, इनको मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, तो कैरी लगी 2, 9 5 जा 47 और 47, तो आंसर R2 और R3 की त्रिज्या आ गई। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, निकालो। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो भाई, ये तुम्हारे प्रॉपर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन सोल्व कर चुके हैं ना। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, और इसके अंदर टोटल 9 ही क्वेश्चन है। ये चैप्टर आज तुम्हारा फिनिश होना। देखो इसको अच्छे से, इसको देखो। कमरे के ताप पर गैस या हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई तो किन तरंगों की श्रेणी उत्सर्जित होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तरंग दे दिया, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो ये तो निकल जाएगा इजीली। क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुंज दे दिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आप जानते हो, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकाल लोगे तो पता लग जाएगा भाई कितने इलेक्ट्रॉनों की हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या राइट डाउन करोगे, देखो एक बार, एक सेकंड बच्चों। पी लो। हाँ भाई, क्वेश्चन देखा आपने जी, क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि कमरे के ताप पर गैस या हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई तो किन तरंगों की श्रेणी उत्सर्जित होगी। ठीक है भाई, अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, जो पुंज की ऊर्जा 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अरे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है E1 में, -13.11। ओके, देन आता है बमबारी के पश्चात सतह के अणु की ऊर्जा कितनी हो जाएगी भैया, ई टोटल -13.6, तो ये आपका बन जाएगा माइनस का, देखोगे तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हो जाएगी उनके पास।
अब इतनी एनर्जी कौन से एनर्जी लेवल स्टेट की आती है? सबसे पहले तो आप ये बताओ। ये लगभग अगर मैं बात करूँ, देखो E1 की तो आपके पास है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की कल जैसे अपन उसमें निकालते थे, क्या होता है आपका Z/n² में जाता है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो सेकंड वाले में 2⁴, तो 1/4 से इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस का लगभग 3.4 के आसपास आता है। एंड देन E3 की बात करूँ तो ये जाएगा माइनस का 1.51 के आसपास इसकी ये एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके थर्ड एनर्जी स्टेट तक जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब वो कहाँ कहाँ तक जाएगा, ये देखो इसके एनर्जी आपके स्टेट बन गए। ये आपके पास N1 13.6 माइनस के, ये N2 ये आपका बन जाएगा माइनस के 3.4, ये हो जाएगा N3, तो ये जाएगा माइनस के 1.51। अब देखो नेगेटिव में जो नंबर तुम्हें कम दिखाई दे रहा है ना, माइनस का 1.1, वो एक्चुअल के अंदर तुम्हारी अधिकतम वैल्यू है। जो नेगेटिव में अधिकतम होता है वो एक्चुअल में न्यूनतम होता है, और जो नेगेटिव में कम होता है वो एक्चुअल में अधिक होता है, राइट। तो इसका मतलब थर्ड स्टेट तक तो पहुंच जाएगा। अब वापस आएगा तो थर्ड स्टेट से कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो थर्ड स्टेट से फर्स्ट में आ सकता है, थर्ड स्टेट से सेकंड में आ सकता है, या फिर सेकंड स्टेट से फर्स्ट में भी आ सकता है। इस प्रकार से ये ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो देखो किस किस में आया, N3 से N1 में एक, दूसरा N3 से N2 में 2, और तीसरा N2 से कहाँ आ सकता है, N1 में। तो इस प्रकार से श्रेणियाँ बनेंगी। तो पहली बनेगी बामर, दूसरी बनेगी आपकी पाश्चन। देखो हायर एनर्जी स्टेट से किसी से है, उसमें अगर फर्स्ट में आ रहा है ना, चाहे इससे आए चाहे इससे आए, तो ये आपके पास अगर श्रेणी बनेगी तो ये आपके पास जो श्रेणी बनती है ना, ये बनती है लाइमन श्रेणी, ठीक है। और ये वाली जो बनेगी इसको बोलेंगे बामर श्रेणी। यही बात हुई। उच्च ऊर्जा स्तर से कोई सा भी हो, उससे अगर मूल ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो लाइमन बनेगी, अगर द्वितीय ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो बामर सीरीज बनेगी। क्लियर? ये बात तो आपको ध्यान में ही रखनी होगी ना। अब इन सब के लिए आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये बात आप जानते हो कि एच न्यू बराबर होता है आपका Hc/λ। तो यहाँ पे इक्वल टू ये सब होती है आपके पास टोटल एनर्जी लेवल। आपको चाहिए क्या, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। लैम्डा की वैल्यू तो उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। तो हर एक केस के अंदर लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले N3 से कहाँ गया, ये N1 में गया। इस केस के लिए आपके पास लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो आप अपने वाले उस फॉर्मूले में रख के निकाल लो, चाहिए रीडबर्ग कांस्टेंट वाले में, उससे भी आ जाएगी, या फिर इससे निकालना चाहो तो इससे भी आ जाएगी। देखो इस वाले फॉर्मूले से अगर निकालना चाहें तो अपने पास जो एनर्जी अपन को लेवल का, बस आपको डेल ई और इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ से फिर अपन इनको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। या फिर अपन को ये तो पता लग गया भाई 3 से 4 और इन सब में आएगी, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, एंड आप ऐसे तो करके निकाल सकते हो ना, 1/λ = R। एंड अब ये किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो 1 मतलब ये, और कहाँ से आया, 3 से आया, तो 3 का स्क्वायर करके तो 1/λ इसकी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से भी आ जाएगी। या फिर देखो एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपके पास, एक तो तुम ऐसे निकाल लो। अब आपको एनर्जी लेवल का भी तो पता होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, आपके पास जो पहले से दे रखा है कि Hc = λ, और ये होता है डेल ई अपन को चाहिए, तो ये हो गया Hc/डेल ई। यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो आपको कंप्लीट वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। और डेल ई मतलब थर्ड एनर्जी लेवल टू इसकी, तो मतलब ये हो जाएगा Hc/डेल ई, तो E3 माइनस E1, और वो भी जूल में आपको पता होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं।
इसके लिए आप मान रख दो 6.623 इंटू 10⁻⁻34, राइट, इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन E3 की वैल्यू कितनी आई 1.51 नेगेटिव में, नेगेटिव, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है नेगेटिव की 13.6। ये क्लियर हुआ सबसे पहले था। अब बात करते हैं जूल की कि भाई जूल में भी होना चाहिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या कर दो आप डिवाइड लगा दो। क्लियर, यही होगा। कर लो भाई इसको सोल्व। तो ये इसको इन दोनों को सोल्व करोगे तो आएगा माइनस के, इस तरीके से जो लैम्डा 1 की जो अपने पास वैल्यू आएगी इन सब को सोल्व करने से वो आ रही है 1.027 इंटू 10⁻⁻, इसके 7, ठीक है। और अगर इसको नेगेटिव में लेके नैनो में बात करें तो हो जाएगी 102.7 नैनोमीटर। यह आई आपके पास लैम्डा 1 की। सेकंड केस क्या बनेगा बेटा, N3 से किस में जा सकता है N2 में, तो इस वाले केस के लिए लैम्डा 2 निकाल लो। ये वही आएगी 6.623 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू अपॉन, अब निकालो एनर्जी लैम्डा 3 की, तो -1.51 माइनस 3.4 इंटू ये जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में ये जो एनर्जी आएगी 1.219 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर, तो यहाँ से लैम्डा 2 नैनोमीटर में जाएगी तो हो जाएगी 121.9 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। क्लियर, ऐसे ही अब लैम्डा 3 की वैल्यू देख लो। 3 की वैल्यू आ जाएगी 6.623 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन, ये लैम्डा 3 के केस में जाएगी तो ये जाएगी बेटा N2 माइनस N2 से N1 में, इस वाले केस में। तो N अगर मैं 3 की बात करूँ तो ये वाली कंडीशन हो गई। एक मिनट, इसमें गया था आपके पास 3 से 1 में, फिर ये गया 3 से 2 में, अब जा रहा है 2 से इसमें, तो 2 मतलब माइनस का 3.4, तो माइनस, फिर आप इसमें माइनस लगा दो, ये जाएगा माइनस के 13.6, और जूल की मैं अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ऐसे आपके पास आ जाएगी लैम्डा 3 की वैल्यू। और जो लैम्डा 3 आएगा बेटा वो आएगा 6.543 10⁻7 मीटर। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लो, ये हो जाएगी 65 नैनोमीटर। इस तरीके से करके देखो, इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी है इसकी कैलकुलेटिव, इसी वजह से इसका जितना भी कैलकुलेशन होगा वो सारा का सारा रफ में करेंगे। यहाँ पे इसका कोई भी कैलकुलेशन अपन नहीं करने वाले, राइट। अब अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप हल्की सी नज़र से और देख लो, इसको अपन कैसे सोल्व किया। अब आ जाओ आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये फाइनल क्वेश्चन है। मुझे पता है काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर भी लास्ट क्वेश्चन इसको भी क्यों छोड़ते हैं, अपन कर ही लेते हैं। बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, ये आपको क्या दे दी, इतने मीटर की त्रिज्या, ये आर दे दी कक्षा में 3 इंटू 10⁻4 मीटर कक्षीय वेग से परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या याद कीजिए। आपको वी दे दिया, आपको आर दे दिया। तो एक बात बताओ, बोर का द्वितीय विपरीत क्या है। सबसे पहले अपन को क्या दे दी, त्रिज्या दे दी आर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर,
सेकंड आपको v दे दिया 10⁴ मीटर पर सेकंड। ज्ञात करना है क्वांटम संख्या। क्लियर। तो यहाँ से लिखो हम जानते हैं कि बोर परिकल्पना से क्या जानते हो, कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग कितना होगा बच्चों, mvr = nh/2π। तो यहाँ अपन को सारी चीज़ें गिवन हैं। बात हो रही है किसकी, चारों ओर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा करती पृथ्वी की बोर मॉडल के अनुसार सूर्य पृथ्वी कर रही है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान अपन जानते हैं कि नहीं जानते, इस बात को ध्यान रखें। तो पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे जो m आएगा वो E4 अर्थ आएगा जिसका मान होगा आपके पास 6.0 × 10⁻24 kg। इतना पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ये डाटा गिवन भी होते हैं, है ना। और अपन को ये यहाँ भी दे रखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर भी, है ना। गुड। तो रख दो 6 × 10⁻24, वेग रखो 3 × 10⁻4 इंटू त्रिज्या आ गई 1.5 × 10⁻11 एंड 2π की वैल्यू इधर चली जाएगी। यहाँ से अपन को n की तो वैल्यू चाहिए, तो ये 2π की वैल्यू ऊपर चली गई 2 × 3.14 अपॉन एक h की वैल्यू कहाँ रह जाएगी, नीचे जाएगी 6.623 × 10⁻34। लो भाई, जिसकी हिम्मत हो वो इसके कैलकुलेटिव पार्ट को अच्छे से सोल्व कर लेना। और जब आप इसको सोल्व करते हो देन आपके पास ये जो वैल्यू आती है ये आएगी 2.6 × 10⁻74। इतने क्वांटम। क्लियर। अरे इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये कैसे आया। यहाँ से आपको n चाहिए तो mvr तो इधर है ही, 2π से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, रेस्ट का डिवाइड लगा देंगे। यही क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो इस तरीके से अपना ये कैलकुलेटिव पार्ट हो गया। क्लियर। ओके बच्चों, तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 एटम, इसके सारे के सारे अभ्यास क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। क्लियर बच्चों। ओके, बाय बाय।